जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एग्जाम टॉपर्स परिवार में। जैसा कि भीमराव अंबेडकर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन कहा था कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अर्थात कैग संभवतः भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। वह ऐसा व्यक्ति है जो यह देखता है कि संसद द्वारा अनुमन्य अर्थात खर्चों की सीमा से अधिक धन खर्च न होने या पाए जाने पर या संसद द्वारा विनियोग अधिनियम में निर्धारित मदों पर ही धन खर्च किया जाए, अर्थात जो भी सरकार के द्वारा धन खर्च किया गया है वह सही जगह खर्च किया गया है या नहीं, एवं उसकी गहराई से जांच करने का भी कार्य करता है। तो यह कथन किसका था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। तो आज हम इसी के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जैसा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे कैग कहा जाता है, भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। यह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग अर्थात इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का प्रमुख और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख संरक्षक माना जाता है। इस संस्था के माध्यम से संसद और राज्य विधानसभाओं अर्थात केंद्र व राज्य दोनों के लिए सरकार और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों अर्थात सार्वजनिक धन खर्च करने वाले संस्था या विभाग की जवाबदेही सुनिश्चित करने का कार्य करता है और यह जानकारी जनसाधारण को भी देता है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है और जिसे संक्षेप में महालेखा परीक्षक कहा जाता है। हम इसके पृष्ठभूमि की बात करें तो महालेखाकार का कार्यालय वर्ष 1858 में स्थापित किया गया था। ठीक उसी वर्ष जब अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथों में लिया था। वर्ष 1860 में सर एडवर्ड ड्रमंड को पहले ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। हमें यहाँ पर नेक्स्ट याद रखना है कि भारत के पहले ऑडिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया था और कब किया गया था। तो हमें याद रखना होगा वर्ष 1860 में सर एडवर्ड ड्रमंड को पहला ऑडिटर जनरल नियुक्त किया गया था। इसके कुछ समय बाद भारत के महालेखा परीक्षक को भारत का लेखा परीक्षक और महालेखाकार कहा जाने लगा। इसका पहले नाम क्या था? तो भारत के महालेखा परीक्षक कहा जाता था और बाद में लेखा परीक्षक और महालेखाकार कहा जाने लगा। वर्ष 1866 में इस पद का नाम पुनः बदलकर नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर दिया गया और वर्ष 1884 में इसे पुनः परिवर्तित कर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत महालेखा परीक्षक को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया क्योंकि इस पद को वैधानिक दर्जा दिया गया था। वर्ष 1935 भारत सरकार अधिनियम ने संघीय ढांचे में प्रांतीय लेखा परीक्षकों के लिए प्रावधान करते हुए महालेखा परीक्षक के पद को और अधिक शक्तियां प्रदान की थीं। इस अधिनियम में नियुक्त और सेवा प्रक्रियाओं का भी उल्लेख किया गया था। साथ ही भारत के महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का संक्षिप्त विवरण भी कहा गया। वर्ष 1936 के लेखा और लेखा परीक्षा आदेश ने महालेखा परीक्षक के उत्तरदायित्वों और लेखा परीक्षक कार्यों का भी प्रावधान किया था और यह व्यवस्था वर्ष 1947 तक अपरिवर्तित रही थी। स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 मोस्ट इंपोर्टेंट हमें याद रखना है कि कैग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 148 के तहत किया गया है। तो अनुच्छेद 148 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया है। वर्ष 1958 में कैग के क्षेत्राधिकार में जम्मू कश्मीर को भी शामिल किया गया क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर शामिल नहीं था, लेकिन वर्ष 1958 में शामिल किया गया था। वर्ष 1971 में केंद्र सरकार ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 में कुछ अन्य शर्तों को भी लागू किया, जैसे कर्तव्य, उसकी शक्तियां क्या होंगी और उसकी सेवा की शर्तें क्या होंगी। तो कर्तव्य, शक्ति और सेवा की प्रमुख शर्तों को इसमें लागू किया गया। कब? 1971 में। इस अधिनियम ने कैग को केंद्र और राज्य सरकारों के लिए लेखांकन और लेखा परीक्षा दोनों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का कार्य सौंपा था, लेकिन वर्ष 1976 में कैग को लेखांकन के कार्यों से मुक्त कर दिया गया। तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि लेखांकन के कार्यों से कैग को कब मुक्त किया गया था? तो वर्ष 1976 में किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है पीएससी और यूपीएससी के लेवल से कि ब्रिटेन के कैग से भारत के कैग की तुलना कीजिए। जिस तरीके से राष्ट्रपति की तुलना की जा सकती है, संसद की तुलना की जा सकती है, उसी तरह से कैग की भी तुलना की जा सकती है। तो हम इसमें चर्चा करेंगे ब्रिटेन के कैग से भारतीय कैग की तुलना। भारत का कैग अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल केवल महालेखा परीक्षक की भूमिका निभाता है, नियंत्रक महालेखाकार की नहीं।
जबकि ब्रिटेन में महालेखा परीक्षक के साथ साथ इसमें नियंत्रक महालेखाकार की शक्तियां भी निहित होती हैं। किस देश के साथ? ब्रिटेन के साथ तुलना करें तो ब्रिटेन में दोनों शक्तियां निहित होती हैं। वहीं भारत में केग पैसा खर्च करने के बाद खातों का लेखा जोखा करता है, यानी पोस्ट फैक्टो। जबकि यूके अर्थात ब्रिटेन में केग की मंजूरी के बिना सरकारी खजाने से कोई भी पैसा नहीं निकाला जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत में चोरी होने के बाद पता किया जाएगा कि चोरी किस तरह से हुई है, लेकिन ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ चोर नहीं आ सकता है, क्योंकि उससे पहले ही वहाँ इतने प्रबंध किए गए हैं कि वह चोरी कर ही नहीं सकता है। ठीक है, भारत में केग संसद का सदस्य नहीं होता है, जबकि ब्रिटेन में केग हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में संसद का सदस्य केग होता है या नहीं, तो हमें याद रखना है कि संसद का सदस्य केग नहीं होता है, जबकि ब्रिटेन में यह संसद का सदस्य माना जाता है। अब हम बात करते हैं केग के प्रमुख संवैधानिक प्रावधान के बारे में। तो अनुच्छेद 148 केग की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। इसके साथ ही अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। अर्थात 149 में केग के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 150 में संघ और राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार केग की सलाह पर रखना होगा, यह अनुच्छेद 150 में कहा गया है। 151 कहता है कि संघ के खातों से संबंधित केग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों में रखी जाएगी किसकी? केग की रिपोर्ट को। इसके साथ ही अनुच्छेद 279 शुद्ध आय की गणना केग द्वारा प्रमाणित की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पीएससी और यूपीएससी में पूछा गया है कि शुद्ध आय की गणना किसके द्वारा की जाती है और यह किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो हमें याद रखना है कि अनुच्छेद 279 में कहा गया है कि शुद्ध आय की गणना केग द्वारा की जाती है, जिसका प्रमाण पत्र अंतिम माना जाता है। अर्थात केग ही सर्वे सर्वा होता है शुद्ध आय की गणना करने के लिए। इसके साथ ही तीसरी अनुसूची में कहा गया है कि भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची की धारा 4 भारत के केग और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पदभार ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का प्रावधान करती है। कौन सी अनुसूची? तीसरी अनुसूची की धारा 4 किसका प्रावधान करती है यहाँ पर? तो भारत के केग और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पदभार ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का। इसके साथ ही छठी अनुसूची के अनुसार जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद के खातों को राष्ट्रपति और केग द्वारा अनुमोदित प्रारूप के अनुसार रखा जाना चाहिए। यह किस में कहा गया है? छठी अनुसूची में। इसके साथ ही इन निकायों के खातों का लेखा जोखा इस तरह से करना होगा जिस प्रकार केग उचित समझता है। अर्थात केग सर्वे सर्वा के रूप में ऊपर बैठा हुआ है, वह अपने कंट्रोल में सारी चीज़ों को रखता है और ऐसे खातों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी, जो विधानमंडल के समक्ष रखी जाती है। कहने का मतलब, जब केंद्र की बात आती है तो राष्ट्रपति के समक्ष, और जब राज्य की बात आएगी तो राज्यपाल के समक्ष रिपोर्टों को रखा जाएगा। इसके साथ ही इसकी और भी कई प्रमुख शक्तियों के बारे में बताया गया है। इसके साथ ही कुछ निगमों की लेखा परीक्षा पूरी तरह प्रत्यक्ष तौर पर सीएजी द्वारा की जाती है। उदाहरण के लिए दामोदर घाटी निगम, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन, इसके साथ ही और अन्य संस्थाएं हैं, ये निगम उनके लिए भी कहा गया है। नेक्स्ट है कुछ अन्य निगमों की लेखा परीक्षा निजी पेशेवर अंकेशकों अर्थात निजी लेखा परीक्षकों के द्वारा की जाती है, जो सीएजी की सलाह पर केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सिर्फ उन्हीं से करवा सकते हैं, और वह भी यदि आवश्यक हो तो सीएजी पूरक लेखा परीक्षक कर सकती है। उदाहरण के लिए कौन कौन से हैं? तो उनमें केंद्रीय भंडारण निगम, औद्योगिक वित्त निगम एवं अन्य संस्थाएं शामिल होती हैं। इसके साथ ही कुछ अन्य निगमों की पूरी तरह निजी लेखा परीक्षा की जाती है। दूसरे शब्दों में लेखा परीक्षा निजी पेशेवर अंकेशकों अर्थात लेखा परीक्षकों के द्वारा की जाती है और इसमें सीएजी की कोई भूमिका नहीं होती है। वे अपना वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा सीधे संसद को प्रस्तुत करती हैं, ना कि सीएजी को। उदाहरण के लिए बात करें तो एलआईसी भारतीय जीवन बीमा निगम, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय खाद्य निगम, ये जो संस्थाएं होती हैं ये केग को ना देते हुए अपना वार्षिक प्रतिवेदन सीधा संसद के सम्मुख ही प्रस्तुत करती हैं। ठीक है, इसके अलावा सरकारी कंपनियों की लेखा परीक्षा में भी सीएजी की भूमिका सीमित है। उनकी लेखा परीक्षा निजी लेखा परीक्षकों द्वारा की जाती है, जो कि सीएजी की सलाह पर सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और सीएजी इनकी पूरक लेखा परीक्षा अथवा जांच लेखा परीक्षा कर सकती है। इसके साथ ही हमें याद रखना होगा कि 1968 में केग कार्यालय के एक अंग के रूप में लेखा परीक्षा बोर्ड अर्थात ऑडिट
बोर्ड की स्थापना की गई थी। ऑडिट बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1968 में की गई थी, जिससे कि बाहरी विशेषज्ञों को विशेष उद्यम जैसे कि इंजीनियरिंग, लौह एवं इस्पात, रसायन उद्योग इत्यादि के लेखा परीक्षकों के तकनीकी पक्षों का ध्यान रखा जा सके। और इस बोर्ड की स्थापना भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुशंसा पर की गई थी। हमें याद रखना होगा कि हमने जो बात कर रहे हैं ऑडिट बोर्ड या लेखा परीक्षा बोर्ड की स्थापना किसके अनुशंसा पर की गई थी? तो भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा पर की गई थी। इसका एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं जो कि कैग द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कैग की स्वायत्तता से जुड़े तथ्यों के बारे में। तो कैग की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए संविधान में भी कई प्रावधान किए गए हैं। कैग राष्ट्रपति की सील और वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है, अर्थात कैग को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और इसका कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक होता है, अर्थात 6 वर्ष या 65 वर्ष दोनों में से जो भी कंडीशन पहले बनती है। अगर उसकी एज 65 वर्ष पूर्ण हो रही है 6 वर्ष की अवधि से पहले ही, तो उसके पहले रिटायर हो जाएगा। या फिर माना कि कोई 50 साल में कैग बन जाता है तो उसमें 6 साल अर्थात 56 साल में वह रिटायर हो जाएगा। कैग को राष्ट्रपति द्वारा केवल संविधान में दर्ज प्रक्रिया के अनुसार ही हटाया जा सकता है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के तरीके के समान ही होती है। क्वेश्चन आपका बन सकता है कि कैग को किस प्रक्रिया के तहत या किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, या किस प्रक्रिया के समान प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हटाया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने वाली तरीके या प्रक्रिया के समान ही कैग को हटाया जा सकता है। एक बार कैग के पद से सेवानिवृत्त होने या इस्तीफा देने के बाद वह भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी कार्यालय का पदभार नहीं ले सकता है। कैग का वेतन और अन्य सेवा शर्तें नियुक्ति के बाद भिन्न अथवा कम नहीं की जा सकती हैं। उसकी प्रशासनिक शक्तियाँ और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत अधिकारियों की सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा उसके परामर्श के बाद ही निर्धारित की जाती हैं। इसके साथ ही कैग के कार्यालय का प्रशासनिक व्यय, जिसमें सभी वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल होते हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, जिन पर संसद में मतदान नहीं हो सकता है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कैग का वेतन, भत्ते और पेंशन जो शामिल होते हैं यह किसके तहत प्रदान किए जाते हैं? तो हमें याद रखना है कि यह भारत की संचित निधि पर ही भारित होते हैं, अर्थात संचित निधि में से ही इनका वेतन, भत्ता और पेंशन प्रदान किया जाता है, जिन पर कभी भी संसद में मतदान नहीं हो सकता है। अब हम बात करते हैं कैग के कार्य और शक्तियों के बारे में। कैग के विभिन्न स्रोतों से ऑडिट करने के अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक। इसके बारे में हमने अभी चर्चा करी है। इसके साथ ही नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसकी कुछ कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें अधिनियम जो कि 1971 का है। महत्वपूर्ण निर्णय, भारत सरकार के निर्देश और लेखा परीक्षा विनियम 2017। इसके साथ ही कैग भारत की संचित निधि और प्रत्येक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश जिसकी विधानसभा होती है, उसकी संचित निधि से संबंधित खातों के सभी प्रकार के खर्चों का परीक्षण का कार्य करता है कैग। साथ ही भारत की आकस्मिक निधि और भारत के सार्वजनिक खातों के साथ साथ प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खाते से होने वाले सभी खर्चों का परीक्षण और देखरेख कौन करता है? कैग के द्वारा किया जाता है। साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के किसी भी विभाग के सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ हानि खातों और बैलेंस शीट व अन्य अतिरिक्त खर्चों का ऑडिट भी कैग के द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब केंद्र और राज्य दोनों के ऊपर अंकुश लगाने का कार्य या वित्तीय कार्यों पर अंकुश लगाने का कार्य और उनका परीक्षण का कार्य कैग का होता है। संबंधित कानूनों द्वारा आवश्यक होने पर वह केंद्र व राज्यों के राजस्व से वित्त पोषित होने वाले सभी निकाय या संस्था, प्राधिकरण, सरकारी कंपनी, निगम व निकायों की आय व्यय का परीक्षण समय समय पर करने का कार्य भी कैग के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा अनुशंसित किए जाने पर किसी अन्य प्राधिकरण के खातों का भी वह ऑडिट करता है, जैसे कि कोई स्थानीय निकाय, उसका भी ऑडिट कर सकता है कैग, अगर वह चाहे तो, राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा अनुशंसा करने पर ही। इसके साथ ही केंद्र और राज्यों के खाते जिस प्रारूप में रखे जाएंगे उसके संबंध में वह राष्ट्रपति को सलाह देता है। कुल मिलाकर राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य, केंद्र और राज्यों के खाते जिस प्रारूप में रखे जाते हैं उनको सलाह देने का कार्य कैग के द्वारा ही राष्ट्रपति को किया जाता है। इसके साथ ही केंद्र के खातों से संबंधित यानी कि अपनी ऑडिट रिपोर्ट को वह राष्ट्रपति को ही सौंपता है, जो संसद के दोनों सदनों के पटल पर अर्थात विधानमंडल
विधानसभा की बात करें तो विधानमंडल, और अगर केंद्र की बात करते हैं तो संसद भवन अर्थात उच्च सदन व निम्न सदन या लोकसभा या राज्यसभा पर रखने का कार्य करता है। और किसी राज्य के खातों से संबंधित अपनी रिपोर्ट राज्य के बारे में बात करें तो वह राज्यपाल को सौंपता है, जो राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाती है। इसके साथ ही संसद की लोक लेखा समिति अर्थात पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मार्गदर्शक, मित्र और सलाहकार के रूप में भी कैग कार्य करता है। संसद की किस समिति के रूप में मित्र या मार्गदर्शक का कार्य करता है कैग, तो हमें याद रखना है कि यह लोक लेखा समिति में कार्य करता है और इसे लोक लेखा समिति का आँख व कान भी कहा जाता है कैग को। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही लोक लेखा समिति भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत एक स्थायी संसदीय समिति है। यह किसके द्वारा कहा गया है? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत गठित एक स्थायी संसदीय समिति है। कौन सी? लोक लेखा समिति। इसके साथ ही कैग की ऑडिट रिपोर्ट केंद्र और राज्य में लोक लेखा समिति को सौंपी जाती है। इसके साथ ही विनियोग खातों, वित्त खातों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों व संस्थाओं पर ऑडिट रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति के द्वारा ही की जाती है। केंद्रीय स्तर पर इन रिपोर्टों को कैग द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है, जो संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाती है। कैग सबसे जरूरी मामलों की एक सूची तैयार करके लोक लेखा समिति को सौंपने का कार्य करता है। लोक लेखा समिति को कौन देता है? कैग। और कैग कभी कभी राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के विचारों की व्याख्या और अनुवाद भी करने का कार्य करता है। और कैग यह देखता है कि उसके द्वारा प्रस्तावित सुधारात्मक कार्रवाई की गई है अथवा नहीं, और यदि नहीं तो वह मामले को लोक लेखा समिति के पास भेज देता है, जो कि मामले पर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होता है और उस पर कार्यवाही करता है। अब हम बात करते हैं कैग की चुनौतियों और अवसर के बारे में। तो वर्तमान समय में सरकारी ऑडिट करना जटिल होता जा रहा है, क्योंकि देश में भ्रष्टाचार और प्रशासन में खामियों का पता लगाना आसान नहीं रह गया है। केंद्र और राज्य सरकारों पर कड़ी नज़र रखने के साथ ही कैग अब कई सार्वजनिक निजी सहभागी परियोजनाओं अर्थात पीपीपी मॉडल पर आधारित परियोजनाओं का भी ऑडिट करने का कार्य करता है। कुल मिलाकर केंद्र व राज्यों पर कड़ी नज़र तो रख ही रहा है जो सरकारी तंत्र है। इसके अलावा अब उसके ऊपर पीपीपी मॉडल पर जितनी भी परियोजनाएं होती हैं अर्थात सार्वजनिक निजी सहभागी तौर पर संयुक्त रूप से चलने वाली जो परियोजनाएं होती हैं उन पर भी निगरानी रखने का कार्य कैग करता है। और कैग की नियुक्ति के लिए कोई मानदंड या प्रक्रिया संविधान या कानून में निर्धारित नहीं की गई है। कार्यपालिका में यह शक्ति दी गई है कि वह अपने संसद के व्यक्ति को कैग के रूप में नियुक्त कर सके। यह विश्व में प्रचलित तरीकों में से साथ मेल नहीं खाता है। कैग को किसी भी सरकारी कार्यालय का निरीक्षण करने और किसी भी खातों को मांगने का अधिकार है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि व्यक्ति उसे अपनी जानकारी देता ही नहीं है। इसके अलावा ऑडिट में बाधा डालने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण दस्तावेजों की ऑडिट आपूर्ति पूर्ण करने की प्रक्रिया के अंत में की जाती है। कुल मिलाकर जो भी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आपूर्ति होती है वह ऑडिट प्रक्रिया के अंत में की जाती है। साथ ही आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों के 1 महीने के भीतर जानकारी प्राप्त करने के अधिकार की तरह वर्ष 2015 में संसद और राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों ने लोक लेखा समिति के अखिल भारतीय सम्मेलन में कैग की पूर्ण स्वायत्तता और लोक लेखा समिति का सदस्य बनाए जाने के ऊपर चर्चा की थी, जैसा कि यूके और ऑस्ट्रेलिया में भी होता है। हालांकि भारतीय संविधान कैग को 6 वर्ष का कार्यकाल प्रदान करता है, लेकिन 65 वर्ष की उम्र की शर्त उसके वास्तविक कार्यकाल की अवधि को कम कर सकती है। कार्यकाल कम होने से नेतृत्व, निरंतरता और विशेषज्ञता की कमी के कारण संस्था के स्वतंत्र और उचित कामकाज में कभी कभी बाधा भी उत्पन्न होती है, क्योंकि अगर वह एक सही एज पर पद को ग्रहण करता है अर्थात उसको जब पूर्ण रूप से अनुभव हो जाता है सभी रूपों को देखते हुए, अगर वह 62 साल के उम्र में पद ग्रहण कर रहा है तो 65 वर्ष में उसे रिटायर होना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर 3 वर्ष में वह उतनी सारी चीज़ों को नहीं निकाल पाता है, खंगाल पाता है जितनी की वह चाहता है। तो यह उसकी एक कमी भी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूके अर्थात ब्रिटेन के कैग और अमेरिका के नियंत्रक महालेखा प्रबंधक का कार्यकाल क्रमशः 10 और 15 वर्ष का होता है। ब्रिटेन में कितने? 10 वर्ष का, और अमेरिका में कैग का कार्यकाल 15 वर्ष का होता है, हमें याद रखना है। इसके पहले आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया गया है जिसमें हमने यूके और कैग की, इसके साथ ही आपको एक संघ और राज्यों के खातों के ऑडिट का काम वास्तव में इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अर्थात IE&AD के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा
की जाती है। हालांकि भारत में IAD के कार्यों को वैधानिक मान्यता नहीं दी गई है, जैसा कि यूके अर्थात ब्रिटेन के राष्ट्रीय लेखा परीक्षक कार्यालय अर्थात नेशनल ऑडिट ऑफिस में होता है। वहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन भारत की बात करें तो यहाँ स्वतंत्रता नहीं दी गई है। इसके अलावा IT एक्ट की तर्ज पर IAD को संवैधानिक निकाय के रूप में मान्यता देने और शक्तियाँ प्रदान करने से ऑडिट की गुणवत्ता में सुधार होगा। साथ ही IAD के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी अगर इसे संवैधानिक मान्यता और शक्तियां प्रदान कर दी जाती है तो। लेकिन ऐसा देश में होना संभव नहीं हो पाया है वर्तमान समय तक। इसके अलावा पूर्व केग विनोद राय द्वारा कुछ सुधारों के ऊपर सुझाव दिए गए थे, तो हमें याद रखना है कि केग को सुधार संबंधित सुझाव किसने दिए थे, तो पूर्व केग विनोद राय के द्वारा दिए गए थे। इन्होंने कहा था कि केग के दायरे में सभी निजी सार्वजनिक सहभागी अर्थात PPP, पंचायती राज संस्थानों और सरकारी द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं को लाना चाहिए, जिनमें से PPP मॉडल वाली जितनी भी सहभागी कंपनियां होती हैं उनको तो इसमें लाया जा चुका है। वर्ष 1971 में केग एक्ट में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि शासन में बदलाव के लिए तालमेल बिठाया जा सके। नए केग चुनने के लिए मुख्य सतर्कता आयोग अर्थात CVC के चयन की तरह एक कॉलेजियम जैसा तंत्र स्थापित होना चाहिए ताकि पारदर्शिता के साथ केग को नियुक्त किया जा सके। अंत में हम बात करते हैं इसके तौर तरीकों में बदलाव की जो ज़रूरत है वह कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो हालिया समय में कुछ ऑडिट के दौरान नुकसान के बढ़े हुए अनुमानों या बाहरी आंकड़ों के कारण केग की आलोचना भी समय समय पर होती रही है। इस तरह के आरोपों से बचने के लिए केग को कठोर मानकों का पालन करना चाहिए ताकि ऑडिट की अखंडता बाहरी विचारों से प्रभावित न हो, अर्थात केग के ऊपर कोई भी आरोप न लगा सके और उसके पद की मर्यादा भंग न हो। सरकारी धन और सार्वजनिक वस्तुओं का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। इसे रोकने के लिए केग को अपने ऑडिट तंत्र में बदलाव करने की समय के साथ बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। साथ ही केग को सतत विकास लक्ष्यों का ऑडिट करने और GST के कार्यान्वयन जैसे मुद्दों की जांच करने के लिए भी तैयार किया जाना चाहिए, क्योंकि हालिया परिदृश्य या वर्तमान समय में GST जैसे कार्यान्वयन जैसे मुद्दों की जाँच के लिए केग को शामिल नहीं किया जाता है। इसके साथ ही बिग डेटा क्रांति के मद्देनज़र केग वर्ष 2016 में बिग डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी के साथ काम किया था। कब? 2016 में बिग डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी के साथ काम किया तथा दिल्ली में डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स के लिए एक केंद्र भी स्थापित किया था। कहाँ पर? दिल्ली में। मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें याद रखना होगा कि केग ने डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स के लिए कि एक केंद्र को स्थापित कहाँ किया है, तो यह दिल्ली में स्थापित किया है। इसके साथ ही केग ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय का सफलतापूर्वक ऑडिट भी किया है। कहाँ का? संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय का। मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें याद रखना है कि केग ने किस मुख्यालय का सफलतापूर्वक ऑडिट भी किया है, तो हमें याद रखना होगा संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय का, जिसमें विविध जटिल कार्य शामिल थे और यह भारत के केग की विश्वसनीयता को भी दर्शाने का कार्य करता है कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय जैसी संस्था ने अपने यहाँ के ऑडिट करने के लिए भारत के केग को बुलाया था, तो काफ़ी बड़ी बात होती है। और वर्तमान में जो हमारे देश के केग अर्थात भारत के केग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है, तो हमें याद रखना है कि गिरीश चंद्र मुर्मू बन गए हैं, जिन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है और ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल रहे थे। तो यह थी पूरी चर्चा भारत के केग अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में। उम्मीद है कि इस वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।